नमस्कार, न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत वर्दी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं भिवानी के साथ, जहां लुटेरों ने पुलिस की नींद उड़ाकर रख दी है। जी हां, यहां पर एटीएम काटकर महज 10 मिनट में लुटेरों ने 32 लाख रुपए उड़ा लिए। जूई गांव में एचडीएफसी के बैंक को लुटेरों ने निशाना बनाया और महज 10 मिनट में 32 लाख उड़ाकर ले गए। गाड़ी सवार 5 लुटेरों ने इन वारदात को अंजाम दिया। एटीएम को गैस कटर से काटकर पैसे निकाले और बड़ी आसानी से 32 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। सीसीटीवी में गाड़ी और लुटेरे कैद हो गए हैं। हालांकि उनकी पहचान नहीं हुई है और बैंक मैनेजर की शिकायत पर फिलहाल मामला दर्ज कर लिया गया है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से लुटेरे बेखौफ हैं। लूट की वारदात को अंजाम देने से पहले एक बार भी उनको पुलिस का, कानून का कोई खौफ नहीं देखने को मिला। गाड़ी में आते हैं और गैस कटर की मदद से महज 10 मिनट में 32 लाख रुपए लेकर और एटीएम खाली कर फरार हो जाते हैं। फिलहाल पुलिस प्रशासन की नींद इन लुटेरों ने उड़ाकर रख दी है और पुलिस के लिए भी एक ये बड़ी चुनौती है इन लुटेरों को जल्द से जल्द काबू करना। और अब बात करते हैं किसानों की। केंद्र के न्योते पर किसान आज फैसला ले सकते हैं। डेडलॉक से डायलॉग की ओर, किसानों की ओर से मीटिंग के बाद कुछ फैसला लिया जा सकता है। आज देश भर के किसान संगठन मंथन करेंगे। कल पंजाब के संगठनों की जो लंबी चौड़ी मैराथन बैठक हुई थी, उस बैठक में किसान यूनियन ने 5 सदस्यीय कमेटी बनाई है और ये 5 सदस्यीय कमेटी अब दूसरे संगठनों के साथ चर्चा करेगी। किसानों ने लंबी चौड़ी जो बैठक की, 7 घंटों तक ये बैठक चली। इसमें विस्तार से चर्चा की गई। केंद्र के न्योते पर भी किसानों ने विचार किया और उस पर हालांकि सवाल भी किसानों ने खड़े किए हैं, ये कहकर कि मीटिंग कहां पर होनी है ये फैसला हमेशा सरकारें करती है। कहां पर, कितनी बजे, कितनी तारीख को मीटिंग करनी है, अगर ये हम बता देंगे तो शायद सरकार को ये सूट नहीं करेगा। क्योंकि हमारी जगह अगर बात की जाए तो हम सिंगू बॉर्डर पर भी बैठक करने के लिए न्योता देंगे, लेकिन सरकार वहां पर नहीं आ सकती। इसलिए सरकार की ही जिम्मेवारी है ये तय करना और हमें बताना कि कहां पर मीटिंग किस दिन होनी है, तो हम वहां पर चले जाएंगे। इसके साथ ही किसानों ने ये भी मांग की है कि वो चाहते हैं कि कृषि मंत्री की बजाय प्रधानमंत्री उनके साथ बैठक करे। तो फिलहाल केंद्र के न्योते पर और आगे जो किसानों की क्या रणनीति है, इसको लेकर किसान आज बैठक करके कोई फैसला ले सकते हैं। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਗਰਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। और जो चिट्ठी लिखी है जॉइंट सेक्रेटरी अग्रवाल ने, उसके बारे में क्या जवाब देना है, वो हम भारत के सभी जो संगठन हैं 472 उनकी तरफ से जो कमेटी बनी हुई है वो लेकर देंगे। और उस मीटिंग में जाना है कि नहीं जाना है, कब जाना है, किसके बुलावे पर जाना है, वो फैसला होगा। और अब बात करते हैं अमृतसर एयरपोर्ट की, जहां उस समय भारी हंगामा हो गया जब लंदन से आई फ्लाइट की एयरपोर्ट पर लैंडिंग हुई और लैंडिंग के बाद यात्रियों को एयरपोर्ट स्टाफ ने अंदर ही रोक लिया और उन्हें बाहर नहीं आने दिया। पूरा मामला क्या है, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। ये तस्वीरें अमृतसर एयरपोर्ट की हैं, जहां पुलिस के कर्मचारियों और सिक्योरिटी कर्मचारियों के साथ कुछ लोगों की बहस होती नजर आ रही है। इनको देखकर जहन में पहला सवाल तो यही आता है कि ये लोग कौन हैं, क्यों हंगामा कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि ये सभी मुसाफिर हैं जो देर रात यूके से यहाँ पहुंचे। यूके मतलब ब्रिटेन, जहां पर कोरोना की एक नई समस्या खड़ी हो चुकी है, जिस वजह से प्रशासन ने इन सभी मुसाफिरों को एयरपोर्ट पर ही रोक लिया और अब इनको घर नहीं जाने दिया जा रहा, जिस वजह से इन लोगों ने हंगामा किया और सिक्योरिटी ऑफिसर्स और डॉक्टर इन मुसाफिरों को समझाते रहे।
ये एयरपोर्ट के अंदर की तस्वीरें हैं। एयरपोर्ट के बाहर इन मुसाफिरों के परिवार वाले भी हंगामा करते नजर आए और प्रशासन पर जानबूझकर परेशान करने का आरोप लगाया। ਉੱਥੇ ਨਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਯੂਕੇ ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਟ੍ਰੇਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਤੀਆਂ ਤੇ ਕੱਲ ਲਾਸਟ ਫਲਾਈਟ ਲੈਂਡ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਵੀ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਉਸ ਫਲਾਈਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਰਟੀਪੀਸੀਆਰ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 6-7 ਘੰਟੇ ਲੱਗਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸੰਯਮ ਵਰਤਨ। ਚਲੋ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਈ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਮੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਟੈਸਟ, ਪਰ ਕੋਈ प्रोटोकॉल होना चाहिए कि प्रॉपरली दसन कि भी इस तरह करांगे ये सिस्टम होगा, कोई सिस्टम नहीं। ये 242 मुसाफिर स्पेशल फ्लाइट के जरिए यूके से आए हैं और अब इन सभी मुसाफिरों का स्वास्थ्य विभाग की तरफ से टेस्ट करवाया जाएगा और कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही घर जाने की इजाजत मिलेगी। पहले तो गवर्नमेंट ने कल से जो 22 से ये सारी फ्लाइट्स बंद कर दी हैं। सो ये स्पेशल फ्लाइट होने के कारण इनका सभी का जो 242 पैसेंजर है जो भी पता लगा है, एग्जैक्ट नंबर तो जब हम काउंट करेंगे एंड में तो पता लगेगा, तो इनका सभी का RT-PCR टेस्ट होना है। सो इट मे टेक अराउंड 6 to 8 hours और मोर देन दैट। सो पैसेंजर्स हैड टू स्टे इन एयरपोर्ट फॉर दैट टाइम। ब्रिटेन में कोरोना की नई समस्या को लेकर भारत सरकार ने यूके से आने वाली सभी फ्लाइट्स को 31 दिसंबर तक सस्पेंड कर दिया है, लेकिन देर रात पहुंची इस फ्लाइट को रोकना मुश्किल था, जिस वजह से सभी मुसाफिरों को अमृतसर एयरपोर्ट पर रोका गया और अब कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही घर जाने की इजाजत मिलेगी। नहीं तो अंदेशा है कि देश में पहले से चल रहा कोरोना और भी पैर पसार सकता है। इस वेले असी एयरपोर्ट के बाहर खड़े हैं जिथे यात्रियों की उड़ीक दे विच उन्हां दे परिजन सवेर तो ही खड़े ने, क्योंकि 12:05 ते जिहड़ी उड़ान जिहड़ी आनी सी अमृतसर पुजनी सी, लेकिन यात्रियों दे जिहड़ा ब्रिटेन दे विच दुबारा तो वायरस फैलन की वजह नाल उन्हां दे दुबारा कोरोना दे टेस्ट करवाए जा रहे हैं ते हुण लगभग 10 घंटे बीत चुके हैं ते उन्हां नूं हले तक बाहर नहीं भेजा गया। सो तुसीं देख सकते हो कि एक दिल्ली या मुंबई तो एक फ्लाइट जरूर आई है, उन्होंने दे यात्री बाहर आ चुके हैं, लेकिन जी लंदन तो राती 12:05 ते फ्लाइट जिस दे विच 242 यात्री सवार सी वो इत्थे पुजे ने, लेकिन उन्होंने हले बाहर नहीं भेजा गया। उन्होंने टेस्ट हले किए जा रहे हैं तो उन्होंने रिश्तेदार जिहड़े कि उन्होंने लैन लई आए हैं तो वो हले भी उन्होंने इंतजार दे विच आने। हालांकि सवेरे हंगामा भी रिश्तेदारों वालों किया गया सी कि जे लंदन दे विच टेस्ट करवा के यात्रियों को बाहर भेजा गया है तो हुण दोबारा टेस्ट की जरूरत है। अमित शर्मा, न्यूज़ 18 अमृतसर। और अब बात करते हैं हरियाणा की, जहां नगर परिषद के चुनावों को लेकर हलचल तेज हो गई है। 27 दिसंबर को मतदान होगा। कौन कौन सी है वो सीट जिन पर चुनाव होना है और क्या कुछ तैयारियां हैं, आइए देखते हैं। नगर परिषद के चुनावों को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में। 27 दिसंबर को सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक मतदान होगा और अगर किसी जगह पर दोबारा मतदान की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए 29 दिसंबर की तारीख तय की गई है और 30 दिसंबर को नतीजे आएंगे। अंबाला नगर निगम की मेयर सीट महिला प्रत्याशी के लिए आरक्षित की गई, जबकि पंचकुला और सोनीपत सीट अनारक्षित है। वहीं रेवाड़ी नगर परिषद में चेयरमैन का पद बैकवर्ड क्लास वर्ग के लिए आरक्षित है। नगर कमेटियों में सांपला में चेयरमैन का पद शेड्यूल कास्ट वर्ग की महिला के लिए आरक्षित है। धारूहेड़ा और उकलाना नगर कमेटी का पद अनारक्षित है। चुनाव प्रचार को लेकर हरियाणा सरकार ने खर्च सीमा में 10% की बढ़ोतरी की। नगर निगम में मेयर पद का प्रत्याशी पहले जहां 20 लाख रुपए प्रचार पर खर्च कर सकता था, अब उसे बढ़ाकर 22 लाख रुपए कर दिया गया। वहीं इस बार नगर निगम में मेंबर का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी 5,50,000 रुपए खर्च कर सकेंगे। नगर समिति में प्रधान के पद पर 15 लाख रुपए और नगर कमेटी में 10 लाख रुपए चुनाव प्रचार खर्च सीमा तय की गई। जिन नगर परिषदों के लिए चुनाव होगा उसमें रेवाड़ी नगर परिषद और इंद्री नगर कमेटी वार्ड नंबर 7, भुना नगर कमेटी के वार्ड नंबर 13 और राजौंद के वार्ड नंबर 12 में मेंबर के लिए उपचुनाव होगा। वहीं नगर परिषद फतेहाबाद के वार्ड नंबर 14 और सिरसा नगर परिषद के वार्ड नंबर 29 के लिए भी उपचुनाव होगा। अंबाला नगर निगम में 20 वार्ड बनाए गए जिनके लिए 274 पोलिंग स्टेशन पर मतदान होगा। वहीं पंचकुला नगर निगम में भी 20 वार्ड बनाए गए।
जहां 231 पोलिंग बूथ पर मतदान होगा। सभी निकायों में मतदान के लिए ईवीएम का प्रयोग किया जाएगा। ईवीएम मशीन और बैलेट पेपर पर सभी प्रत्याशियों की फोटो भी लगाई जाएगी। मतदान की ड्यूटी देने वाले सभी कर्मचारियों का कोरोना वायरस टेस्ट करवाया जाएगा। इसके अलावा प्रचार के दौरान भारत चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए कोविड-19 SOP का सख्ती से पालन किया जाएगा। सभी मतदान केंद्रों पर सैनिटाइजर, मास्क और थर्मल स्कैनर आदि का पर्याप्त प्रबंध किया जाएगा। चुनाव वाले सभी इलाकों में चुनाव के ऐलान के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। मनोज कुमार, न्यूज़ 18 हरियाणा। तो हरियाणा के साथ ही देवभूमि हिमाचल में भी पंचायत चुनाव का बिगुल बज गया है। चुनाव के ऐलान के साथ ही आचार संहिता लागू हो गई है और यहां 3 चरणों में मतदान होगा, यानी 17, 19 और 21 जनवरी को यहां छोटी सरकार के लिए मतदान होगा। देवभूमि हिमाचल में राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार 1 और 2 जनवरी को नामांकन दाखिल होगा। 4 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 6 जनवरी को प्रत्याशी अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। 6 जनवरी को ही चुनाव चिन्ह दिए जाएंगे। इसके बाद मतदान प्रक्रिया शुरू होगी, जो 3 चरणों में होगी। 17, 19 और 21 जनवरी को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। 22 जनवरी को मतगणना होगी। हिमाचल में 3615 पंचायतों के 21,384 वार्ड्स के लिए चुनाव होगा। 412 नई पंचायतों का गठन हुआ है। कुल 23 पंचायतें नए नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों में शामिल की गई। पंचायतों में 3615 प्रधान और उप प्रधान चुने जाएंगे। कांगड़ा में सबसे अधिक 4785 वार्ड्स हैं। इसके अलावा मंडी में 3271, शिमला में 2304, चंबा में 1771, ऊना में 1555, सोलन में 1524, सिरमौर में 1601, हमीरपुर में 1430, कुल्लू में 1387, बिलासपुर में 1140, किन्नौर में 389 और लाहौल स्पीति में 227 वार्ड हैं। पंचायत समिति के कुल 1792 वार्ड में चुनाव होगा। हालांकि शिमला जिला और मंडी के धर्मपुर ब्लॉक में प्रधान पद का चुनाव अभी नहीं होगा। यह मामला अभी हाईकोर्ट में है, लेकिन वार्ड सदस्य, बीडीसी सदस्य, उप प्रधान और जिला परिषद का शेड्यूल कॉमन रहेगा। चुनाव की अधिसूचना के साथ ही जहां जहां चुनाव होने हैं वहां पर आचार संहिता लागू हो गई। ग्राम पंचायत के समस्त वार्ड्स के लिए मतदान सूचियां तैयार कर ली गई है। अगर किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं हुआ है तो वो 23 दिसंबर 2020 तक अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवा सकता है। प्रदीप ठाकुर, न्यूज़ 18 शिमला। बात करते हैं किन्नौर की कल्पा की। यहां के पास सुसाइड पॉइंट पर एक महिला की मौत के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पहले कहा जा रहा था कि सेल्फी लेते हुए महिला की गिरने से मौत हुई है, लेकिन पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। किन्नौर के कल्पा में एक सुसाइड पॉइंट पर एक महिला की मौत के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पुलिस की तफ्तीश में खुलासा हुआ कि महिला सेल्फी लेते हुए ढांक से नहीं गिरी, बल्कि उसके साथ आए चालक ने उसे धक्का दिया। चालक से की गई पूछताछ के आधार पर महिला के पति देवर को गिरफ्तार किया गया। इसकी जो पहली सूचना मिली थी तो उस पे ये कहा गया कि ये एक एक्सीडेंट का केस है, लेकिन पुलिस जांच में ये एक्सीडेंट का केस नहीं पाया गया। इस पे निश्चित तौर पे एक योजनाबद्ध तरीके से इस महिला की हत्या की गई है, जिसपे कि 3 लोग जो हैं अभी तक की जांच में जो है वो उनका जो रोल है वो सामने आया है। जिसपे मानवेंद्र जो कि इस महिला को एक गाड़ी में लेकर के यहाँ आया था, जिस गाड़ी का नंबर HR07 3403 था, और उसने इस महिला के को एलिमिनेट करने के लिए, इसकी हत्या करने के लिए इस सुसाइड पॉइंट को 19 और 20 तारीख में 3 बार विजिट किया था। लेकिन इसको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इस महिला को एलिमिनेट करने के लिए नहीं मिल रही थी, तो इसलिए इसने 3rd अटेम्प्ट में इस महिला को वहां से धक्का दे करके इसकी हत्या की।
महिला की पहचान रेखा शर्मा के रूप में हुई, जो राजस्थान में पुलिसकर्मी थी। जिस चालक ने वारदात को अंजाम दिया, उससे पुलिस गहनता से पूछताछ कर रही है। महिला के देवर ने वारदात को अंजाम देने के लिए महिला को किन्नर कैलाश दर्शन के लिए राजी किया और फिर बड़ी आसानी से उसकी हत्या करवा दी। अरुण नेगी, न्यूज़ 18 किन्नौर। और बात करते हैं कोहरे की। पानीपत में कोहरे ने अपना कहर बरपाया। यहां घने कोहरे के कारण कई वाहन आपस में टकरा गए। दर्दनाक हादसे में एक शख्स की जान चली गई और 2 अन्य घायल हो गए। कोहरे का कहर, कई वाहन आपस में टकराए, एक की मौत, 2 घायल। उत्तर भारत कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है। हरियाणा में भी कोहरा कहर बरपा रहा है। कड़ाके की ठंड, ऊपर से धुंध की सफेद चादर, जो हादसों का कारण बन रही है। पानीपत नेशनल हाईवे 1 पर बडौली गांव के पास घने कोहरे के कारण आधा दर्जन वाहन आपस में भिड़े। इन वाहनों के बीच एक बाइक सवार फंसा, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। जैसे ही ये वाहन आपस में टकराए, सड़क पर चीख पुकार मची। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। मृतक विक्रम एडीसी दफ्तर में चपरासी था। घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां घायल गोविंद ने बताया कि हाईवे पर एक ट्रक खड़ा था और धुंध के कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जब तक गाड़ी की ब्रेक लगती, तब तक गाड़ी ट्रक से टकरा चुकी थी और फिर पीछे से आ रहे बाकी वाहन एक दूसरे से भिड़ गए। की वजह से हुआ हादसा। धुंध ज़्यादा थी, उसमें सामने ट्रक खराब खड़ा हुआ था, कंट्रोल नहीं हो पाई गाड़ी, वो ट्रक में घुस गई गाड़ी, उसी की वजह से हादसा। हर साल धुंध की वजह से ना जाने कितने ही लोग अपनी जान गंवाते हैं और कितना ही खून कोहरे में तेज रफ्तार के कारण बहता है। पानीपत का यह हादसा भी धुंध में लापरवाही, नियमों की अनदेखी और तेज रफ्तार की वजह से हुआ। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि धुंध में वाहन चलाते वक्त सावधानी बरती जाए। सुमित भारद्वाज, न्यूज़ 18 पानीपत। और कोरोना की बात करते हैं, जिसका कहर अभी भी जारी है और स्कूली बच्चे भी कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। झज्जर जिले में पिछले 4 दिनों में 29 छात्र कोरोना की चपेट में आ चुके हैं और करीब 400 छात्रों के सैंपल लिए गए हैं। फिलहाल संपर्क में आए छात्रों पर स्वास्थ्य विभाग की नजर है और सभी छात्रों और उनके परिजनों को होम क्वारंटीन किया गया है। वहीं बल्लभगढ़ में भी स्वास्थ्य विभाग ने निजी स्कूलों में जाकर बच्चों और स्टाफ के सैंपल लिए हैं। स्कूल खुले 9 से 12 तक के, 10 से 1 बजे तक के, तो उनका था कि भाई उनको सबको टेस्ट करके भेजना था कि वो कोरोना से संक्रमित है या नहीं है, एग्जामिन करना था। इसलिए स्कूल के बच्चों के टेस्ट कराए थे। 18 से 20 तारीख के बीच में हम लोगों ने तकरीबन 400 बच्चों के जो सैंपल भेजे थे, उनमें से 29 सैंपल पॉजिटिव आए थे। और अब बात करते हैं मौसम के मिजाज की। पहाड़ों पर बर्फबारी से जहां ठंड बढ़ गई है, वहीं पर्यटन कारोबार के लिए ये बर्फबारी संजीवनी साबित हो रही है। बड़ी तादाद में पर्यटक कुल्लू मनाली पहुंच रहे हैं और बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। हालांकि स्थानीय लोगों के लिए थोड़ी परेशानी जरूर बढ़ गई है, क्योंकि ठंड का कहर इतना ज्यादा है, नदियां नाले जमने लग गए हैं, लोगों को पानी के लिए भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन पर्यटकों की अगर बात की जाए और कारोबारियों की बात की जाए जो पर्यटन कारोबार से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए ये सीजन जो है वो काफ़ी ज़्यादा लाभदायक साबित हो रहा है। तो लोग पैराग्लाइडिंग का लुत्फ ले रहे हैं, जो स्नोफॉल हुई है उसको देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं, अलाव का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक जो टेम्परेचर वो कई जगहों पर माइनस में पहुंच गया है। सीधे चलते हैं मनाली। सचिन शर्मा मेरे सहयोगी लाइव जुड़े हुए हैं। तो सचिन, किस तरह का है मौसम का मिजाज? फिलहाल कहां-कहां पर बर्फबारी हो रही है और पर्यटकों के लिए और पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों के लिए तो ये बर्फबारी संजीवनी साबित हो रही है, हालांकि स्थानीय लोगों के लिए परेशानियां भी बढ़ रही हैं। अगर मैं बात करूं आज के मौसम की, तो आज जो मौसम में थोड़ा सा इजाफा यहाँ पर देखा गया है, तापमान में थोड़ा इजाफा देखा गया है, जिसके बाद यहाँ के लोगों ने कुछ राहत ठंड से जरूर ली है। लेकिन
ठंड का कहर अभी भी लगातार बरकरार है, जिससे ऊपरी जो क्षेत्र है वहां पर अभी भी जो है लगातार कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लेकिन जिस तरह मौसम घाटी में पिछले कुछ दिनों से साफ चल रहा है, उसके बाद जो है यहाँ पर जो तापमान में वृद्धि भी देखी जा रही है। हालांकि दोपहर के समय जो है लोग जो है गुनगुनी धूप का मजा भी यहाँ पर ले रहे हैं। मैं अगर अभी की बात करूं तो अभी भी जो आसमान में बादल छाए, आप तस्वीरों में देखते हैं कि अभी भी जो है घाटी के जो तापमान है वहां पर अभी भी जो है बादल छाए हुए हैं। अगर मैं बात करूं इसमें जो इस तरह की बर्फबारी बीते दिनों में हुई है, ये मनाली के पर्यटन कारोबार के लिए काफी फायदेमंद साबित हो चुका है, क्योंकि अब जैसे क्रिसमस और न्यू ईयर का भी समय आ चुका है, तो ऐसे में काफी संख्या में पर्यटक जो है मनाली आ रहे हैं। लेकिन कुछ मायूसी उन्हें है, क्योंकि जिस तरह का लाइव स्नोफॉल देखने एक इच्छा होती है वो उनकी यहाँ पर पूरी नहीं हो पा रही, लेकिन बर्फ का मजा वो यहाँ पर जरूर ले पा रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग की माने तो इस बार का जो क्रिसमस है वो इस बार जो अभी तक जो बताया जा रहा है कि इस बार जो बर्फबारी क्रिसमस पर नहीं होगी, लेकिन जिस तरह का जो क्रिसमस के बाद के जो अगले 2 दिन होंगे उसमें जो है बर्फबारी की संभावना वो यहाँ पर मनाली व इसके आसपास के क्षेत्रों में बन रही है। इसके अलावा मैं बता दूं कि जिस तरह जो मनाली के आसपास के क्षेत्र, चाहे वो पर्यटन स्थल सोलर नाला हो या हमटा पास हो, वहां पर जो है काफी मात्रा में बर्फ है और पर्यटक जो है इन स्थानों पर पहुंचकर जो है बर्फ का खूब लुत्फ ले रहे हैं। मैं बता दूं कि हमटा पास जो है अब एक नए पर्यटन स्थल के रूप में जो है विकसित हो रहा है और वहां पर जो है लोग अब इग्लू हाउस, जिनके बारे में हम जो है किताबों या बुक्स में पढ़ते आ रहे थे, उनका भी वहां पर लुत्फ ले रहे हैं और काफी भारी संख्या में इग्लू हाउस को देखने के लिए वहां पे पहुंचे। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो ये बर्फबारी हुई ये मनाली के पर्यटन कारोबार के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रही है। और जो ये बर्फबारी हुई है इसका लुत्फ लेने के लिए काफी पर्यटक भी काफी संख्या में आ रहे हैं। लेकिन जो एक चार्म था पर्यटकों का कि क्रिसमस जो है वो व्हाइट क्रिसमस के रूप में मनाया जाए, वो थोड़ी सी मायूसी यहाँ पर जरूर होगी, क्योंकि इस बार जो है जो अब तक आशंका जताई गई उसमें यही कहा जा रहा है कि अभी फिलहाल जो मौसम साफ बना रहेगा, लेकिन क्रिसमस के बाद जो है एक बार फिर से जो है बारिश और बर्फबारी के आसार यहाँ पर बनते जा रहे हैं। जी बिल्कुल सचिन, तो ठंड का कहर भी जारी है लगातार, लेकिन पर्यटकों की संख्या भी लगातार मनाली में बढ़ रही है। शुक्रिया फिलहाल ये तस्वीरें दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल जो मौसम का मिजाज है वो इस तरह का है कि ठंड भी जारी है और कहीं कहीं मौसम साफ भी नजर आ रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दे इजाजत।